हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके सामने दोस्तों मैं नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वैसे तो हम परीक्षा वाणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पूरी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चैप्टर से ये क्वेश्चन छूटे हुए थे, तो मुझे लगा कि पेपर से पहले ये भी पूरे करवा देने चाहिए, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप देखना कि आपका स्कोर कितना रह रहा है, कितनी अच्छी तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच कितना होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला, क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर कर लें। तो कितना होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5.5 से 6.5 के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियों को अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह सीढ़ियाँ, 15, 30, 45 या फिर 60। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए 15% ढाल तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल खिलने की अवस्था में होती है। फूल आने की अवस्था में जो फसल होती है वो हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यमुखी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे पेपरों में आते रहता है। अगला सवाल देखो, राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध किसके द्वारा कराया जाता है। देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसमें जो महिला कर्मकार होती हैं 50% से अधिक योगदान अपना देती हैं। जो महिला कामदार होती हैं, महिला कर्मकार होती हैं, 50% से भी ज़्यादा अपना योगदान देती हैं। तो महिला कर्मकारों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। किस नाम से बेचा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आते भी रहता है। तो आंचल क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, राइट ऑप्शन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया हुआ है। तो उत्तराखंड ने ही अपने को जैव राज्य घोषित किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसलों का समूह कौन है, बताओ। सबसे पहले कौन आना चाहिए, गेहूं, है ना। सबसे ज़्यादा है तो उस भाग को सबसे ज़्यादा भाग में उगाया जा रहा है, तो गेहूं सबसे पहले, फिर धान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमें ऐसा दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो फिर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा का नाम दर्ज है। 6.6 मीटर का एक पौधा उगाया था उन्होंने। तो अल्मोड़ा के थे वो। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए और साथ ही पता होना चाहिए कि उन्होंने किसका पौधा उगाया था। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो, उन्होंने जो मिर्च का 6.6 मीटर का पौधा उगाया था। तो 6.6 मीटर का पौधा किसका था, वो मिर्च का था। ऑप्शन नंबर सी को तो हम कर लेंगे यहाँ पर क्या, राइट ऑप्शन। साथ ही उसका नाम हमें पता होना चाहिए जिन्होंने ये उगाया था, किशन चंद्र जोशी। क्या नाम था उनका, किशन चंद्र जोशी। तो ऑप्शन नंबर ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, उस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने ये पौधा उगाया था और कितने मीटर का वो लंबा पौधा था, मिर्च का था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमि नापने का पैमाना क्या है। अब बताओ, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, लेकिन बार बार हमसे पूछा जाता रहता है। नाली और मुट्ठी है पारंपरिक तरीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है। हमारे यहाँ बहुत कम कृषि योग्य भूमि है, लगभग 13% भाग ही ऐसा है जिसमें अच्छी तरीके से खेती हो पाती है। जो मैदानी क्षेत्र हैं उनका ज़्यादा परसेंट है, उनसे जुड़ के ही क्या हुआ है, ये 13% हुआ है। अगला सवाल देखो, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया हुआ है। सबसे ज़्यादा लीची आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी देहरादून में सबसे ज़्यादा क्या होती रहती है, लीची तो सबसे ज़्यादा कहीं होती है, देहरादून में ही होती हैं। तो इसे लीची निर्यात जोन में भारत सरकार ने सम्मिलित भी कर लिया है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर की बराबर होती है। जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, वो नाली मुट्ठी के हिसाब से आजकल भी बेचते हैं। तो अगर उसका पैमाना लगाया जाता है आधुनिक तरीके से, तो 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक नाली। तो 200 वर्ग मीटर हो जाएगा एक नाली के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछ लिया जा सकता है।
आप बताएगा कि 2 वर्षीय फसल चक्र में उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में कौन सा चक्र लोकप्रिय है। तो धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती। ऑप्शन नंबर सी को करना पड़ेगा हमारा राइट ऑप्शन। इसी को करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में भकार का प्रयोग या उपयोग कहाँ होता है। भकार आपने पुराने घरों में देखा होगा दोस्तों, जो भकार होते थे लकड़ी के बने हुए, उसमें हम क्या रखते थे, गेहूं, धान वगैरह जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं उनको कहाँ रखा जाता था, भकार में रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे राइट ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखो फिर, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। ऊपरी गंगा नहर आपने पढ़ा होगा हरिद्वार में। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी आपने अगर अच्छी तरह देखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में राइट ऑप्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, विकेट का बंदोबस्त कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। जितने भी बंदोबस्त उत्तराखंड में हुए हैं अंग्रेजों ने करवाए हों, वो वाले भी देख लेना, और गोरखाकालीन एक हुआ था उसको भी, उसकी भी डेट आपको याद होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए, और विकेट का तो ज़्यादा जरूरी है। विकेट का बंदोबस्त कब हुआ था, 1863-73। ऑप्शन, इसको ई विकेट ने करवाया था, तब इससे विकेट का बंदोबस्त भी कहते हैं। तो 1863-73 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। राज्य में उत्पादित मड़वा या कोदा होता है जो, वह कहाँ निर्यात किया जाता है। जो मड़वा है वह सबसे ज़्यादा निर्यात होता है जापान में। उत्तराखंड में जो मड़वा उत्पादित हो रहा है वह जा रहा है कहाँ, बाहर को, जापान में। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट ऑप्शन करते हुए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर से अप्रोच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कब से की गई है, 2005-2006 से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। पहले वाले में से हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बना चुके हैं, लेकिन इस 2 चैप्टरों के छोटे थे तो मैंने कहा पेपर से पहले बता देते हैं इनको भी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में फ़ायदा भी मिल जाएगा। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू किसने करवाया था। बिशप हेबर ने शुरू करवाया था। देखो 2 क्वेश्चन है, अगर कोई भी राइट ऑप्शन आता है तो आपको गलत नहीं करना है। राज्य में चाय की खेती को 1824 में शुरू किसने करवाया, तो बिशप हेबर ने इसे शुरू करवाया था। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछेगा 1835 में चाय की खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर रायले ने। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा राइट ऑप्शन। देखो 1824 में जो चाय की खेती है इसको शुरुआत किसने करवाया था पूछेगा तो बिशप हेबर, राइट कर लोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 1835 में व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किसने किया, तो डॉक्टर रायले ने किया था। इन दोनों को आपको याद होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन है। देखो कौन होगा, गेहूं होगा और कौन होगा, बताओ, चावल होगा। यही तो होगा ना सबसे ज़्यादा मैं करने वाला, गेहूं चावल। ऑप्शन नंबर ए दिखता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। देखो गन्ना, सोयाबीन, मूंग या फिर झंगोरा। पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाएगी, झंगोरे की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कौन से जिले में है, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या फिर उधम सिंह नगर। देखो इसमें देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, आपको ज़्यादातर किस में लगाना कन्फ्यूज होगा, आपको होगा हरिद्वार करूँ या फिर उधम सिंह नगर करूँ। तो इन दोनों में किस में करोगे आप, उधम सिंह नगर में करोगे राइट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। अगला सवाल फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है। सबसे ज़्यादा वाली कहाँ कर दी हमने, उधम सिंह नगर कर दी। सबसे कम कहाँ हो जाएगी, रुद्रप्रयाग में हो जाएगी। पूरा का पूरा क्या है, वो पहाड़ी इलाका है ना, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी में है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम कृषि योग्य भूमि वहाँ हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था जो भूमि बंदोबस्त है इनसे सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। स्वतंत्रता के बाद देखो कब हुआ था, 1960-64 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा या मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछेगा तो नैनीताल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी को कर लेना राइट ऑप्शन और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना। अगला सवाल देखो फिर अब हमसे क्या पूछता है। अगले में हमसे पूछा है राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकार से बांटा गया है। हमें पता है तलाऊ, उपराऊ, इजरान। नम तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो अलग से लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो फिर, नेक्स्ट में हमसे पूछा है
जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है, ये हमें भी पता है। इसमें तब जुताई होती है जो कैसे की जाती है, सीधी तो नहीं की जाती, बीच से भी नहीं की जाती। आपको कन्फ्यूजन होगा आड़ी की जाती है या फिर तिरछी की जाती है, तो इसमें कैसी की जाती है, आड़ी की जाती है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी अपना लगाना है क्योंकि 18 तारीख नज़दीक है, अब 2-3 ही दिन बचे हुए हैं। तो ज़्यादा देर करने से क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा समय लगाएंगे तो हमारा टाइम भी क्या होगा, बर्बाद होगा। इससे अच्छा कि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और इन क्वेश्चन को याद भी करते जाएं। अगर 1-2 क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं तो आपका नंबर वहाँ इंक्रीज हो पाए। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती हुई थी, बेलाडोना की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो, अगर आपके क्वेश्चन में आपको दिखता है तो गलत नहीं करना है। अगला सवाल, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, ठीक है। इसका मुख्य उत्पाद क्या है। देखो, बेलाडोना की खेती क्या होगी, राज्य में सबसे फर्स्ट में होगी। अब आपसे पूछ सकता है जिरेनियम की खेती, जो सुगंधित तेल होता है वह इसका मुख्य उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है, नहीं की जाती है पूछ लिया। नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली। देखो, चाय की खेती तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो आप। तो चाय की खेती नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली और हरिद्वार। हरिद्वार का राइट कर लेते हैं ना। हरिद्वार क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। जो ढाल वाली ज़मीन होती है वो होती है, जो चाय पत्ती के बागान होते हैं उनके लिए अच्छी होती है वो भूमि, तो हरिद्वार को राइट कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। अगला देखो फिर, राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है, बताओ। एक अत्याधुनिक चाय इकाई की स्थापना नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या फिर बागेश्वर। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त कैसी मिट्टी है वो हमें बताना है, तो तराई मिट्टी है, तराई मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। मक्का के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, उधम सिंह नगर में होगा। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सा, उधम सिंह नगर। अगला सवाल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। देखो, जो मक्का है, चावल है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे अगर बन जाए तो मक्के का तो हमको याद कर लिया, हमने क्या याद कर लिया, उधम सिंह नगर याद कर लिया, है ना। नहीं, हमने कौन सा वाला याद किया अभी, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन। अब हमसे पूछा है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर देहरादून। सॉरी, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मक्का का कहाँ होगा, देहरादून में होगा, इसको याद कर लो। और देखो, अगर हम अब हमसे चावल का पूछेगा तो चावल का कहाँ होगा, उधम सिंह नगर में होगा। ये मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। मक्के का पूछेगा तो कहाँ होगा, देहरादून में होगा। अगर आपसे चावल का पूछता है तो वह उधम सिंह नगर में होगा। तो दोनों को क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। राज्य में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी भी होता है, टसर, मूंगा या फिर उपयुक्त सभी। मलबरी होता है, टसर होता है, मूंगा होता है, तो हम उपयुक्त सभी कर लेंगे इसका राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आपको आगे भी दिखता रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्यामपुर चारों ऑप्शनों में आपको दे दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ बदल दिया जाता है। तो आपको हमेशा से याद रख लेना है श्यामपुर, देहरादून। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र जहाँ पर आएगा तो श्यामपुर, देहरादून हो जाएगा वहाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। सेब का उत्पादन उत्तरकाशी कर लें, राइट, उत्तरकाशी कर लेते हैं। जितने भी उत्पादन वाले जिले बताए हैं उनको आप याद करते हुए जाइए। कोई ना कोई एक ऐसा सवाल होगा जो आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में आपको वहाँ दिखने को मिल जाएगा, जो आपको नंबर इंक्रीज भी करवा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली या फिर टिहरी। 4 के 4 ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली या फिर टिहरी। नैनीताल को कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ट्रेल का बंदोबस्त सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर देहरादून। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है।
सिंचित भूमि को क्या कहा जाता होगा? तलाव। ये तो बड़ खबड़ वाली होती है, इजरान तो करोगे नहीं, कटील भी नहीं करोगे, उपराऊ तलाव में आपको हो रहा होगा कन्फ्यूजन, लेकिन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तलाव हो जाएगा। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ किया गया है? प्रथम डेयरी संघ पूछेगा अगर आपसे, ऑप्शन में होंगे देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर हल्द्वानी। प्रथम डेयरी संघ कहाँ कर लेंगे? हल्द्वानी में कर लेंगे। अगला सवाल देखो, कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से जाना जाता था? देखो, टी स्टेट चाय बागान कौसानी भी है, मेन में भीमताल भी है, भुवाली भी है, इन सारी जगह में टी स्टेट के नाम से ही क्या है? फेमस है, टी स्टेट चाय बागान के नाम से। तो तीनों ही लग रहे हैं राइट, तो ऊपर की तो सभी कर लेते हैं राइट ऑप्शन, ये सारे के सारे ही राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 13%। अगला देखो, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? गन्ने की अभी ऊपर आया था ना, तो उससे हम यहीं राइट कर लेते हैं, तराई मिट्टी कर लेते हैं। अगला सवाल, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? गन्ने का भी अगर आपसे पूछेगा तो उसमें भी उधम सिंह नगर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर कौन सी है? देखो, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मेन है, ऊपरी गंगा नहर को अंग्रेजों ने ही बनवाया था, है ना, उन्हीं की हो जाएगी। पूर्वी नामगंगा ना, इनको नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान नलकूपों का है। हमेशा याद रखना है, नहरों को बिल्कुल नहीं करना है, नलकूपों को हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, उत्तराखंड में किस फल की पैदावार नहीं होती? बहुत सा सिंपल है, नारियल तो हमारे यहाँ होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ग्रामीण उत्तराखंड में यानी पहले के समय में, है ना, पारंपरिक मुट्ठी शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? भूमि को नापने के लिए, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये भी मैंने अभी आपको बताया था, पुराने टाइम में होते थे करके, खाद्यान्न हित के भंडारण हेतु, उन जो सामान होते थे खाद्यान्न वगैरह के, उन्हें रखा जाता था, इसलिए किया जाता था भकार का प्रयोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, इसी तरह आप जल्दी जल्दी में देखते जाइए, क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाए और आपके नंबर वहाँ कवर करवा दे। तो इसी टाइप के मैं क्वेश्चन लाया हूँ। वैसे तो हम और भी क्वेश्चन थे जिन्हें हम कवर कर चुके हैं मॉक टेस्ट के रूप में, मैंने बीच बीच में उन्हें डालते रहता था, तो उन क्वेश्चनों को तो आप कवर कर चुके होंगे। ड्रीम खा की प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल सकता है ना, उनको आप कवर कर चुके होंगे। तो ये दोनों छूटे थे, तो मैंने कहा क्यों ना पेपर से पहले इन दोनों को भी पूरा कर लिया जाए। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर ये है नदियों तालों इनसे रिलेटेड, जिसमें पहला सवाल हमसे पूछता है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? बचपन से सबको पता होता है, गोमुख से निकलती है। कोई लोग गंगोत्री कर देते हैं। देखो, दो ऑप्शन ये हमेशा आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहले में गोमुख लिखा हुआ, दूसरे में गंगोत्री लिखा हुआ, लेकिन उसका उद्गम स्थल कहाँ है भागीरथी नदी में? हम राइट कौन सा करते हैं? गोमुख करते हैं, और जो ही सही आंसर है। अगला, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या फिर मंदाकिनी? यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी निकलेंगी, कोसी नहीं निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, फिर मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी या मुख्य नदी किससे संबंधित है? मंदाकिनी नदी किससे? अलकनंदा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कई जगह आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। अगला देखो, फिर कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? इस क्वेश्चन को भी आप बहुत जगह देख चुके होंगे। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग पूछेगा तो मंदाकिनी। अगला देखो, हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? कितने शिखरों से? 7 शिखरों से। हेमकुंड झील 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड निम्न झीलों में से एक त्रिभुजाकार झील है। देखो, एक तो त्रिभुजाकार पूछता है, एक पूछता है 6 कोनों वाला, एक पूछता है 9 कोनों वाला। ये तीनों के तीन अभी आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। अभी हमसे पूछ लिया त्रिभुजाकार कौन सी है, तो सतोपंथ झील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, 9 कोनों वाला अब हमसे पूछ लिया तो नौकुचिया ताल, ये तो सबको याद ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक है नदी है गंगा की, शारदा की, रामगंगा की? कोसी पूछा है हमसे, तो कोसी किसकी कर लेते हैं? रामगंगा की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी किस पर बना हुआ है बताओ? भागीरथी और भिलंगना।
भागीरथी अलकनंदा नहीं करना है, भागीरथी और भिलंगना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? किसका राइट हो जाएगा फिर? भागीरथी हो जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही अंदाजा आ जाना चाहिए, भागीरथी। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? इस टाइप के सवाल आपको पेपर में क्या करते हैं, दिक्कत देते हैं। अगर आपने याद नहीं किया होता है तो सीधे सीधे इनको याद कर दो। अगर आए हैं तो क्या कर लो, पेपर में एक ही बार में राइट ऑप्शन। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अभी हमने ऊपर यहाँ से देखा था, है ना, टिहरी बांध हमने कौन सा राइट करा था? भागीरथी भिलंगना राइट करा था। और यहाँ पर हमसे क्या कर दिया? भागीरथी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? बताओ। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत जगह परीक्षाओं में आपको दिखता रहेगा, हमेशा से दिखता रहेगा। जॉलजी भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? काली शारदा, गोमती और धौलीगंगा या फिर सरयू? बताओ फिर क्या हो जाएगा? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? सरयू नदी हो जाएगी। इस तरीके से आप देखते जाइए, बस इसको आज नोट नहीं करना है। आज क्या करना है आपको? बस अपना रिवीजन करना है। देखते जाओ वीडियो में, क्या मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, क्या मुझे यहाँ पर बताने से पहले मुझे आंसर आ जा रहा है, क्या मैं सीधे इसका आंसर बता पा रहा हूँ। कन्फ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। जल्दी से एक बार आप देख सकते हैं। अभी भी अगर एक ही बार में आप बता दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पेपर में भी आप जल्दी से अपना क्वेश्चन वहाँ सही कर लेंगे। किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट। कई लोग इसमें रुद्रप्रयाग भी टिक कर लेते हैं, कई विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो क्या राइट कर दूँ बताओ? विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग? तो हम राइट कर देते हैं देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगी? चमोली में ही हो जाएगी, सबसे ज़्यादा झीलें वगैरह वहीं हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अगला सवाल, इसलिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज में चमोली का डिस्ट्रिक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, हमें देर लग जाती है। पर्वत भी उधर ही, झील भी उधर ही, है ना। तो कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? रहस्य ताल के नाम से कौन जाना जाता है? रूपकुंड जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? लंबा बड़ा हिमनद गंगोत्री राइट कर लेते हैं, ये तो सिंपल सा है। अगला देखो, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। गढ़वाल का अगर पूछेगा तो देखो, गढ़वाल का क्या कर लोगे, है ना, यही वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? बताओ फिर। कुमाऊं क्षेत्र का अगर ताल पूछेगा तो भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, फिर या फिर सात ताल। तो इसमें हमें दिखता है भीमताल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा? कहाँ हो जाएगा खतलिंग ग्लेशियर? कहाँ कर लूँ? टिहरी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, अभी हमने पढ़ चुके हैं इसको तो कोई गलत नहीं करेगा, अगर आएगा तो इतना सिंपल आएगा तो कोई गलत नहीं करने वाला। अगला देखो, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या हो रही है? हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ग्लेशियर हिमनद हैं जो, वह क्या है, जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। बर्फ़ वहाँ टिक नहीं रही है, जल्दी से सबसे अधिक है, पिघल रहे हैं। कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है? सबसे अधिक है। अच्छा, गति क्या है? सबसे अधिक है, ये राइट कर लेंगे। अगला देखो फिर, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, पंचेश्वर बांध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह प्रस्तावित एक बांध है और यह बना है काली नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? नहीं है हमसे पूछा है, गर्म जल स्रोत जहाँ स्थित नहीं है। बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गौरीकुंड है, गंगोत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, हार्डी प्रपात, ये भी आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पढ़ा होगा, हार्डी, देहरादून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला देखो, सहस्त्र धारा वगैरह ये सब वही हैं। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? अगर राज्य और गढ़वाल का पूछ रहा तो हम कौन सा कर ले रहे थे अभी तक? गंगोत्री कर रहे थे। और अगर आपसे सिंपल कुमाऊं का पूछ लिया तो तब क्या करोगे? मिलम करोगे। क्या करोगे? मिलम। मिलम से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक प्रैक्टिस सेट में दिया था, ये ग्लेशियर है कहाँ करके, तो ये कहाँ था? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था। जगह अगर मिलाने के लिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मुनस्यारी,
मुनस्यारी। ठीक, जो शॉल थी, पंखी थी, वो उन सब के लिए भी कौन जाना जा रहा था, ऊनी शॉल, पंखे, इन सब के लिए भी कौन जाना जा रहा था फेमस में, मुनस्यारी। अगला देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है। मैंने अभी आपसे कहा था 3 कोनों वाला पूछेगा, 9 कोनों वाला पूछेगा, 6 कोनों वाला, कोई भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो 6 कोनों वाला कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 6 कोनों वाला ताल अगर आपसे पूछता है तो डोडीताल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है। उत्तरकाशी पौड़ी, ये तो है तो नैनीताल में। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, नैनीताल हो जाएगा, नैनीताल। अभी इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन देखा था, हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन कौन सा देखा था, उसकी तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन कौन सा देखा था, कुमाऊं वाला क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, इसमें हमने कौन सा राइट किया था, हमने कौन सा राइट किया था, भीमताल। अच्छा, बड़ा पूछा है ना, हाँ ठीक है, बड़ा पूछेगा तो भीमताल ही राइट करेंगे। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला देखो, अगला अभी हम कहाँ पर पहुँचे थे, अभी हम पहुँचे थे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। अच्छा, गहरा पूछेगा तो नौकुचिया, तब ठीक है, ठीक है। नौकुचिया ताल कहाँ हो जाएगा, ये सब नैनीताल में ही है, तो नैनीताल राइट हो जाएगा। अगला देखो फिर, अगला हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ, ये तो राइट ही होगा ना, सतोपंथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सतोपंथ हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी है, टॉस, गिरी, आसन या फिर सोंग। टॉस भी है, अच्छा नहीं है पूछा है, तो कौन सा है, सोंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, एक और तालों से, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। घोड़े के पैर का जो निशान होता है उस टाइप का है, कह रहा है, वह 7 ताल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वखुर वही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है। एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको आते हुए भी आप गोला उसमें दूसरे में लगा दोगे, जो आपके नंबर लास्ट में कम कर देगा। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है कि मुझे इसमें पूछा क्या है, जो पूछा है उसी चीज़ का आंसर नीचे देना भी है। कौन सी हमसे पूछा, आप देखो हमसे क्या पूछ लिया, सरयू की सहायक नदी नहीं है, हमसे पूछ लिया, तो लधिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, बागेश्वर किन 2 नदियों के बीच स्थित है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट पढ़े होंगे, एक बार रिवीजन भी कर लेना, अभी 2-3 दिन तो बचे ही हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज रिवीजन हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो क्या है, पढ़ने तो पलटा नहीं, एक बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन जिला कब बना है ना, कौन सा मंदिर कहाँ है, ये सब एक बार और देख लेना। सरयू गोमती, बागेश्वर का तो सबको याद रहता है, सरयू गोमती। अगला देखो, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। बैजनाथ धाम गोमती नदी के, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला सवाल, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। इसमें हमसे सन पूछा है, 4 नवंबर 2008 को किया था, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके साथ ही हम क्या याद कर लेते हैं, 4 नवंबर, क्या पता पूरी डेट पूछ ले, है ना, तो 4 नवंबर 2008 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, हमसे पूछा है, और 4 ऑप्शन इसके नीचे हमें दे दिए हैं। भागीरथी नदी पर राइट हो जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखो, सरस्वती व अलकनंदा नदी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है। इस टाइप का ये भी क्वेश्चन याद कर लो, केशव प्रयाग में क्या हो जाएगा, सरस्वती और अलकनंदा नदी मिल जाएगी, है ना। 1-2 क्वेश्चन और हैं, अभी आपको वो भी बता दूंगा मैं। सरस्वती और अलकनंदा नदी अगर आपसे पूछेगा तो केशव प्रयाग में मिलेंगी। और एक और क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी मिलती है, मंदाकिनी मिलती है। इसमें आप कभी भी देखोगे मंदाकिनी, चलो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। कहीं कहीं पर इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दे देगा नंदाकिनी, दे देगा नंदाकिनी, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, नंदाकिनी में क्या कर देते हो, सही कर देते हो। लेकिन याद रखना है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी मिलेगी, मंदाकिनी, मौ वाला मंदाकिनी मिलेगी। ठीक, अगला देखो फिर नेक्स्ट, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, बताओ फिर आप। खतलिंग ये हम बना चुके हैं क्या पीछे, हाँ, खतलिंग कहाँ है, टिहरी में ही तो है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर टिहरी, खतलिंग कहाँ है,
खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, चमोली। खतलिंग कहाँ था? खतलिंग टिहरी में ही तो था शायद। हाँ, टिहरी राइट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, टिहरी जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, पंचेश्वर बांध, ये तो सिंपल सा है। काली नदी, शारदा, आगे चलकर इसका नाम क्या हो जाता है? जो शारदा हो जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? यही है, काली नदी है सर्वाधिक लंबाई वाली, है ना। पंचेश्वर बांध जिस पे बन रहा है वही तो है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सा है क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये वाला पंचेश्वर बांध किस नदी पर है? काली नदी पर है। और अगर आपसे पूछ लिया है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, काली और गोरी नदियों का संगम, बहुत बार हम इसे पढ़ चुके हैं ज्योलॉजी में। अगला है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? जो चाल खाल योजना के तहत आपने देखा होगा आपके गांव में भी क्या बन रहा होगा, इस टाइप से क्या था कि उस टाइप का तालाब टाइप का बना दे रहे थे, उसमें पानी जमा हो जा रहा था फिर, है ना। तो सीधे सीधे उससे क्या होगा, फिर उसको क्या था उसका, एक तो जंगलों में जो जंगली जानवर है वो भी पी पाएंगे वहाँ से, और जो पानी नीचे की तरफ बहता हुआ बर्बाद जाता है वो भी बच पाएगा, है ना। तो जो चाल खाल योजना के तहत बने थे टैंक वगैरह वो सब पानी बचाने के लिए थे। अगला सवाल, रहस्यमयी झील के रूप में किसे जाना जाता है? ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन बना चुका हूँ एक बार और, रूपकुंड को। अगला देखो, अलकनंदा और इससे देखो, एक तो रहस्यमयी झील के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो रूपकुंड राइट करना। एक और पूछता है जो गांधी जी थे उनकी अस्थियां किस में विसर्जित की गई थी? किस में की गई थी बताओ फिर? सुरवदी में। क्या था उसका नाम? उसका नाम था सुरवदी ताल, है ना। उसकी जगह अगर आपसे कुछ और लिख देता है तो उसकी जगह लिख देता है आपसे चौराबाड़ी। क्या लिख देता है उससे आपसे? चौराबाड़ी लिख देता है। कोई भी क्वेश्चन लिख दे, चौराबाड़ी लिख दे, सुरवती लिख दे, गांधी जी की अस्थियां यहीं विसर्जित की गई थी। और अगर आपसे रहस्यमयी ताल पूछता है तो रहस्यमयी झील पूछता है तो रूपकुंड राइट करना, अगले की तरफ बढ़ जाना। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? देखो, जो मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा था, अब देखो इसमें मंदाकिनी लिख देगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए अलकनंदा और नंदाकिनी का होगा नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग है तो 9 वाली नदी मिलेगी, ऐसे याद कर लो। अलकनंदा के साथ कौन सी? 9 वाली नदी, यानी कि क्या? नंदाकिनी। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं को राइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मंदाकिनी आएगा, ना भागीरथी, ना विष्णुगंगा, यहाँ पर आएगा नंदप्रयाग है तो 9 वाली नदी नंदाकिनी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? भाई बहन का ताल किसे कहा जाता होगा? मासर ताल को ना, मासर ताल या मासर ताल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बताओ फिर? पिंडर नदी बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलम या फिर पिंडारी? पिंडारी, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्या देर लगानी, अगले की तरफ बढ़ो। किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है? किसको कहा जाता होगा? चौराबाड़ी को, ऑप्शन नंबर ए को। देखो, एक हम सुरवदी पढ़ गए थे, एक चौराबाड़ी पढ़ गए थे, एक नया नाम याद कर लो, गांधी सरोवर भी इसी को कहा जाता है। अगला देखो, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? उबलती ताल यानी यहाँ का पानी गर्म है कहते हैं और उबलता हुआ दिखता है, तो इसका नाम क्या है? फाचकंडी बयां ताल है इसका पूरा नाम। तो यहाँ पर सीधे बयां ताल लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। साथ ही हमें इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, क्या पता अभी पीछे का ही लिखा है फिर आगे का ही लिख दे, है ना। तो बयां ताल तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसके साथ ही पता होना चाहिए इसका पूरा नाम, फाचकंडी बयां ताल, ये राइट हो जाएगा। उबलता हुआ जल का ताल इसी को कहते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया, द्रोणसागर, नैनीताल या फिर गिरिताल? गहरा नौकुचिया ताल कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नौकुचिया ताल। इसी तरीके से आप अपना लगाते जाइए कि अपना रिवीजन करिए। आज की क्लास क्या है, सिर्फ रिवीजन के लिए, इसमें इसीलिए मैंने थोड़ी सी लंबी क्लास बनाई है, और ताकि आप लोग क्वेश्चनों को देखते हुए जाइए और ये चीज़ देखिए कि मुझे जो मैंने कोशिश की है, जो मैंने पढ़ा हुआ है पहले, जो मैंने याद किया हुआ है, वो मैं यहाँ आंसर बताने से पहले कर पा रहा हूँ या नहीं, इस तरीके से आपको देखना है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। अगला सवाल, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये आ गया दोबारा कन्फ्यूज वाला। अलकनंदा एवं मंदाकिनी पूछा है तो 9 होता तो नंदप्रयाग होता, ये तो मुझे पता ही है। मौ है तो रुद्रप्रयाग होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम बढ़ जाएंगे। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भागीरथी हो जाएगी सास, अलकनंदा हो जाएगी बहू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, अब अगले में हमसे पूछा है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है?
सरयू, अच्छा उनके साथी का लिखा है ना, ठीक है। काली गौरी गंगा, भागीरथी जाड़ गंगा, सरयू पनार विष्णु गंगा धौली पूर्वी वाली। तो हम राइट कर कौन सा कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों तो मैंने पढ़े हैं। ये तो ठीक ही लिखे हुए हैं, तो यही गलत लिखा होगा। अगला देखो, नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है। इस ताल से भी क्वेश्चन आते हैं। नल दमयंती ताल कहाँ हो जाएगा फिर, अल्मोड़ा तो नहीं है, पौड़ी भी नहीं है, उत्तरकाशी या फिर नैनीताल। इन दोनों में कन्फ्यूजन, उत्तरकाशी करना है या फिर नैनीताल करना है। तो क्या करना है इसमें, नल दमयंती ताल, कौन सा तुक्का मारा जाए, नैनीताल तुक्का मारा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री कहाँ है, सबसे बड़ा वाला उत्तरकाशी में है, ग्लेशियर यानी, ठीक। मिलम कहाँ है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, मैंने आपको बताया था स्वतंत्र चमोर, ये तो पूरा ही ठीक लिखा हुआ है। तो उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, ये कौन सा है, ये आधे से छपा हुआ है, अच्छा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। चलो इससे देखते हैं हम, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगले सवाल देखो, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, तो एक बार इसको भी याद कर लो। बालगंगा किसकी सहायक नदी, भिलंगना की। अगला देखो, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, बताओ। गोला नदी, जब आप हल्द्वानी में प्रवेश करते होंगे तो पुल आता है, उसके नीचे कौन सा, गोला नदी तो है ना, वही तो है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामला ताल कहाँ स्थित है, श्यामला ताल कहाँ हो जाएगा बताओ फिर। श्यामला ताल, ये देखो, श्यामला ताल एक ऐसा ताल है जिसमें कई लोग नैनीताल राइट कर लेते हैं, लेकिन ये है पिथौरागढ़, है चंपावत में, सॉरी कहाँ है, श्यामला ताल पूछेगा तो चंपावत राइट हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लदिया किसकी सहायक नदी है, अभी पीछे भी देखा हमने इसको, काली की हो जाएगी लदिया। अगला देखो, इसी तरीके से आप इस तरीके से देखिए कि अगर आपको पढ़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको देर लगनी नहीं चाहिए, बस गोला ही तो लगाना है। 2 घंटे का पेपर है, आप बढ़िया के तरीके से घर में पढ़ के जाइए, मूड एकदम फ्रेश, खुशी जाइए बस। वहाँ आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको अगर आपने पढ़ा हुआ आएगा तो सीधे सीधे क्या करना, गोला लगा देना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल बताओ फिर। लदिया वाला तो हम बना चुके हैं, अब बताना है आपको शारदा वाला। काली नदी का पूछा है, शारदा जो काली नदी है वो आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है, शारदा नदी से, टनकपुर वगैरह से आगे जाती है जब इसको फिर वहाँ के लोग शारदा कह देते हैं। पीछे तरफ में आती है तो बॉर्डर बनाते हुए नेपाल और चंपावत वगैरह से, वो तब वो पीछे की तरफ में काली कहते हैं इससे, ठीक। तो इसका बताना है उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, कुमाऊँ का, मिलम वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला देखो, सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है, सुंदरढुंगा बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, जाह्नवी नदी निम्न में से किसकी मुख्य नदी से संबंधित है। जाह्नवी नदी अभी पीछे भी पढ़ा मैंने, ये भागीरथी से। अगला देखो फिर, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, खतलिंग का किसका उद्गम स्थान है, जलकुर नदी, पिलंग नदी, भिलंगना नदी या फिर बालगंगा नदी। खतलिंग किसका हो जाएगा फिर, भिलंगना नदी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो पिछले प्रैक्टिस सेट में आना छूट गए थे, यानी कि और वीडियो तो के माध्यम से मैंने प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन हर किसी चीज़ के डाले थे, लेकिन इन दोनों टॉपिक के नहीं डाले थे, तो इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक पर भी आज वीडियो बना दी। आपके पेपर के 2-3 दिन रह रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना इससे पहले भी एक वीडियो डाली जाए ताकि आप लोगों का भी रिविज़न हो जाए। बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बिल्कुल खुश तरीके से पेपर देने जाइए, कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल होकर पेपर देने जाना है। घबराहट में क्या होगा, आप यहाँ से सोच के गए अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा है, मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरीके से आप अगर सोचते जाओगे 2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से अगर आप अभी से सोचते जाओगे तो यकीन मानिए, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पहले से अगर आप सोचते गए होगे आपको चारों के चार आते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह मेहनत की हुई है, लेकिन अगर आप सोचते हुए जाते हैं अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैंने तो इतना पढ़ा है यार, मेरा पेपर में पढ़ा हुआ आएगा नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, घर में कैसे आऊँगा, इस तरीके से आप कुछ भी सोचते हुए जाते हैं तो 3 अगर आपको 4 के 4 अगर आपको आते हैं तो जहाँ पर आप 3 सही करते हैं चौथे में आपको हड़बड़ी हो जाती है। चौथे का ये था, पहला वाला ऑप्शन था चौथा, जैसे चौथे में हड़बड़ी होती है 8वें में फिर हड़बड़ी, 12वें में फिर हड़बड़ी, इस तरीके से आप क्या करते हैं
टेंशन लेते लेते अपना आया हुआ पेपर अच्छा क्या कर देते हैं, अपना स्कोर नीचे गिरा देते हैं। तो इसीलिए आपको एकदम फ्रेश मन से जाना है, खुशी खुशी जाना है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए। और मैं एक प्रैक्टिस सेट या नए क्वेश्चन लाने की उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से या फिर करंट अफेयर्स की वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।